1,3 डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन। इसके दो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। अब साइक्लोब्यूटेन 4 मेंबर की एक रिंग होती है इस तरह से, ठीक। उसके अंदर 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और 1 4। कार्बन नंबर 1 पर एक मेथिल है जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। कार्बन नंबर 3 पर भी एक मेथिल है। अगर दोनों मेथिल सेम साइड हों तो ये सिस हो जाता है, और अगर दोनों मेथिल अपोजिट चले जाएं, ऐसे एक मेथिल ऊपर मान लो तो दूसरा नीचे, ऐसे, तो फिर ये ट्रांस हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांस, ठीक। हमें बताना है कि सिस और ट्रांस जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, ठीक। किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए आप देखते हैं उसके अंदर POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री और COS यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर किसी कंपाउंड में POS भी नहीं है और COS भी नहीं है तो फिर ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, बारी बारी से पहले सिस को चेक करना है, फिर ट्रांस को चेक करना है कि इनके अंदर POS और COS है या नहीं है। अगर दोनों ही नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाना है, और अगर दोनों में से कोई एक भी है या दोनों ही है तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। POS क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सिस वाले कंपाउंड को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो सिस आप जानते हैं इस तरह से होगा, दोनों CH3 को आप सेम साइड रखें और कोशिश करें कि आप इसके 2 इक्वल हाफ कर सकें। क्या इस कंपाउंड को किसी भी प्लेन से काट करके इसके 2 इक्वल हाफ किए जा सकते हैं? तो देखो जरा, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, ऐसे, तो आधा हिस्सा इधर होगा और आधा हिस्सा इधर होगा, यानी मैं इसको इस प्लेन से कट करने की बात कर रहा हूं, ये वाला प्लेन, ठीक है। अगर मैं इस प्लेन से कट करता हूं तो इसके 2 हाफ बनेंगे और वो ऐसे दिखेंगे आपको। एक हाफ ये रहा CH3 और H, और दूसरा हाफ ये रहा CH3 और H। जब आपने इसको ऐसे कट कर दिया है तो इसके 2 हिस्से बनेंगे और दोनों ऐसे दिखेंगे। क्या ये दोनों हिस्से सेम हैं? तो आप गौर करें, ये दोनों इक्वल हाफ हैं, यानी ये दोनों हिस्से सेम हैं। अच्छा, सेम ही नहीं है बल्कि अगर इनके बीच में मैं एक मिरर लगा दूं, क्या लगा दूं? मिरर। तो देखो जरा, जब मैं मिरर लगाऊंगा, ठीक, तो जब इसको मैं मिरर में देखूंगा तो ये ऐसा दिखेगा और इसको मिरर में देखूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं। वह प्लेन जिसके द्वारा किसी मॉलिक्यूल को कट किया जाए तो इक्वल हाफ बनते हो और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी होते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर POS मौजूद है। अगर POS और COS दोनों ही नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर कोई एक भी है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि सिस फॉर्म के अंदर POS है तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी ये प्रकाशिक सक्रियता या प्रकाशिक समावयवता दर्शाने वाला नहीं है, ठीक। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इस सिस वाले कंपाउंड के अंदर कोई और भी प्लेन लगाया जा सकता है जिसके द्वारा इसके 2 इक्वल हाफ किए जा सकें? तो जरा देखो, अभी ये जो रिंग है ना, ये वाली रिंग, ये ऐसे रखी है बोर्ड के प्लेन में, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इस रिंग को जो बोर्ड के प्लेन में रखी है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखता हूं, ठीक। जब मैं इस 4 मेंबर रिंग को ऐसे रखूंगा तो रिंग का आधा हिस्सा बोर्ड से बाहर आएगा और आधा हिस्सा बोर्ड के पीछे जाएगा, ठीक। यानी रिंग के ये दोनों कार्बन तो बोर्ड में आ जाएंगे, ठीक।
और ये दोनों बोर्ड में है। ये वाला कार्बन बोर्ड के कहाँ चला जाएगा, पीछे, और ये वाला कार्बन बोर्ड से कहाँ आ जाएगा, बाहर। यानी ये कुछ ऐसे होगा, ये दोनों कार्बन बोर्ड में, फिर एक कार्बन इनसे बाहर आएगा, एक कार्बन, फिर बोर्ड में कार्बन, और फिर एक कार्बन बोर्ड के पीछे चला जाएगा। यानी ये रिंग कुछ इस तरह से रखी होगी, देखो, एक कार्बन आपकी तरफ, फिर 2 कार्बन बोर्ड में, और फिर एक कार्बन बोर्ड के पीछे, यानी ऐसे रखी हुई है ये रिंग। ठीक, जब मैं इस रिंग को ऐसे रखता हूँ इस तरह से, तो ये कैसे दिखाई देगी, तो वो थोड़ा सा 3D विजुलाइजेशन लाने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, ये मान लो ये रिंग रखी हुई है इस तरह से, तो ये जो कार्बन है यहाँ का, वो एक्चुअली बोर्ड के प्लेन से कहाँ आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। ये दोनों जो कार्बन हैं ये बोर्ड के प्लेन में ही होंगे, और एक और कार्बन होगा जो बोर्ड के प्लेन से कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा। तो यहाँ का जो कार्बन है वो बोर्ड के प्लेन के पीछे की तरफ होगा, ये बोर्ड के प्लेन में होंगे, और ये बोर्ड के प्लेन से कहाँ होगा, बाहर होगा। तो ये कार्बन बोर्ड के प्लेन में, एक कार्बन बाहर, और एक कार्बन बोर्ड के पीछे होगा। तो ये रिंग कुछ ऐसे रखी होगी। ठीक, इस वाले कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हैं, एक CH3 है और एक है H। इस वाले कार्बन पर भी 2 ग्रुप लगे हैं, एक CH3 है और एक H। मेरा सवाल ये है कि जब रिंग बोर्ड के प्लेन में रखी है तो आपने उसको ऐसे कट कर दिया, 2 इक्वल हाफ बन गए। ठीक, अब रिंग बोर्ड के प्लेन में नहीं है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये कार्बन बाहर आ रहा है, ये कार्बन पीछे जा रहा है। तो क्या अब मैं इसके 2 इक्वल हाफ कर सकता हूँ किसी भी प्लेन से, इसके अलावा कोई और प्लेन में अप्लाई करूँ तो क्या इसके इक्वल हाफ किए जा सकते हैं? तो देखो जरा, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। देखो आप ऐसे देखो, मान लो ये रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, समझ रहे हो, 4 मेंबर ही है। जब ये ऐसे रखी थी तब तो आपने क्या किया, तब तो आपने इसके ऐसे 2 इक्वल हाफ कर दिए ना। ठीक, ये रिंग बोर्ड के प्लेन में रखी है, लेकिन अब मैंने इसको बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर कर दिया है, यानी ऐसे कर दिया है। ठीक, तो ये रिंग ऐसे आपके सामने रखी है। क्या आप इसके 2 इक्वल हाफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, मैं अगर यहाँ से चलूँ और इस डायगोनल के अलोंग इसे कट करूँ तो क्या इसके 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे? आधा आपकी तरफ और आधा हिस्सा मेरी तरफ। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो मान लो इस वाले कार्बन पर एक ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से, ऐसे देखो, इस तरह से लगा हुआ है। ठीक, जब मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो ये भी 2 हाफ में बट जाएगा, बटेगा कि नहीं बटेगा? ठीक, तो क्या इसके 2 इक्वल हाफ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ऐसे कट करके कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ठीक, एक और मैंने यहाँ लगा दिया, अब कर सकता हूँ इसके इक्वल हाफ, अभी भी कर सकता हूँ, उसी प्लेन से कर सकता हूँ। प्लेन कहाँ से गुजरेगा? प्लेन गुजरेगा यहाँ से, ऐसे 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 ऐसे, सही है। तो इसके मैं 2 हाफ कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? मैं यहाँ से प्लेन निकालूंगा और यहाँ तक पास करूँगा। इस पेन के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, इसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे, और इस रिंग के भी 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये ऐसे ही तो है कि नहीं है? 2 CH3 ऊपर है, कहाँ है? ऊपर, और 2 H कहाँ है? नीचे है। पेन देखो जरा, ठीक, और रिंग कहाँ है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मैं उसे ऐसे कट करूँ, यहाँ से और यहाँ तक प्लेन लगा के कट करूँ तो बहुत आसानी से इसको 2 इक्वल हाफ में कट कर सकता हूँ। ठीक, अब देखो, दोनों CH3 ऊपर हैं, ठीक, तो भी इसके इक्वल हाफ बन जाएंगे, क्योंकि दोनों पेन कटने तो है ही। इधर वाला CH3 भी 2 हाफ में बटेगा, इधर वाला भी बटेगा। ठीक, और अगर दोनों CH3 अपोजिट होते ऐसे तो भी इक्वल हाफ होते कि नहीं होते? ऊपर वाला CH3 आधा तुम्हारी तरफ, आधा मेरी तरफ। यहाँ जो नीचे वाला CH3 है वो आधा मेरी तरफ और आधा तुम्हारी तरफ। तो सिस हो या ट्रांस, ये वो प्लेन है जिसके द्वारा आप दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से प्लेन की बात कर रहा हूँ? अगेन देखें, मैंने कहा ये रिंग है, इसको मैं ऐसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ ना। अब मैंने कहा यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा दिया मैंने एक ग्रुप, सही है। तो उसी प्लेन से कट करूँ ऐसे,
तो इस पेन के भी 2 हाफ हो जाएंगे, इसके भी 2 हाफ हो जाएंगे। यहाँ एक और लगा हुआ है तो यहाँ भी उसी प्लेन से कट करने पर इस पेन के भी तो 2 हाफ हो जाएंगे। आप ऐसे प्लेन लगाना, सही है कि नहीं है? ठीक। अब इस सिस हो या ट्रांस, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सिस होगा तो दोनों CH3 सेम साइड होंगे तो भी इक्वल हाफ बनेंगे, क्योंकि दोनों पेनों के 2 हिस्से हो जाएंगे इस तरह से। ठीक। और अगर ये ट्रांस भी हुआ तो भी 2 इक्वल हाफ बनेंगे। आप ऐसे ही काट दो, ये पेन भी 2 हिस्सों में बटेगा, ये भी 2 हिस्सों में बटेगा। बटेगा कि नहीं बटेगा? ठीक। तो आप जरा ध्यान दें, आप लोग इस रिंग के बारे में ध्यान दें कि ये रिंग बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है ना ऐसे। तो इस रिंग को मैं ऐसे 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ। अब यहाँ अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे, और यहाँ लगा हुआ है उसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे जब मैं इसको ऐसे काटूंगा। अब चाहे वो सिस लगा हो चाहे वो ट्रांस, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे? मैं दोनों CH3 को कट करता जाऊंगा, फिर प्लेन नीचे जाएगा, फिर ये 2 हिस्से हो जाएंगे, फिर इन हाइड्रोजन के भी 2 हिस्से हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो CH3 के 2 हाफ हो जाएंगे, आधा CH3 बाहर आएगा, आधा CH3 पीछे। इस CH3 के 2 हाफ होंगे, आधा बाहर आधा पीछे की तरफ। इस कार्बन के 2 हाफ हो जाएंगे, आधा कार्बन बाहर और आधा कार्बन पीछे की तरफ होगा। ये कार्बन बाहर आ जाएगा और ये कार्बन पिछले हिस्से में चला जाएगा। इस हाइड्रोजन के 2 हाफ हो जाएंगे, इसके 2 हाफ हो जाएंगे। आप ऐसे कट करते जाइए, प्लेन आगे बढ़ेगा, ये कट जाएगा, प्लेन आगे बढ़ेगा, ये कट जाएगा। तो ये कार्बन तो बोर्ड में थोड़ी है, ये कार्बन तो कहाँ है? बाहर, तो ये बाहर आकर गिरेगा। ये कार्बन बोर्ड में थोड़ी है, ये तो है पीछे, तो ये कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी मैं एक अलग से सेपरेट प्लेन बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये मान लो कोई प्लेन है, इस प्लेन से मुझे कट करना है। ठीक। तो 2 कार्बन इसी प्लेन में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? और इनसे जुड़े हुए ग्रुप भी इसी प्लेन में आ जाएंगे। ऐसे कट करना, सही है कि नहीं है? अब यहाँ ये दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो तो रिंग के कहाँ है? बाहर है, तो वो बाहर वाले हिस्से को मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सही है। और इनके पीछे भी एक कार्बन है, और वो कार्बन कहाँ चला जाएगा? वो कार्बन दरअसल पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इस प्लेन से इसके 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब क्या फर्क पड़ता कि अगर ये ट्रांस होता? ट्रांस के भी होते। कैसे? मुझे प्लेन तो यही लगाना है। ट्रांस होता तो क्या होता? ऊपर CH3 आता और नीचे CH3 आता, इधर H इधर H। सही है। मैं इसी प्लेन से कट कर रहा हूँ तो इनके तो इक्वल हाफ हो ही जाएंगे जो प्लेन में आएंगे। प्लेन से बाहर कौन आएगा? कार्बन। तो ये प्लेन से बाहर आ गया एक कार्बन, तो ये कहाँ आके गिरेगा? बाहर। और एक कार्बन कहाँ जाएगा? प्लेन के पीछे की तरफ। तो ये कार्बन कहाँ जाएगा? पिछले हिस्से को, ये कार्बन सामने वाले हिस्से को। बाकी सबके 2 हाफ हो ही जाएंगे। तो जरा ध्यान दें, सिस जो होता है ना उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको ऐसे भी दिखाई दे जाएगा, और अगर रिंग को आपने ऐसे रख दिया है तो फिर उस रिंग को आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो रिंग ऐसे रखी है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ट्रांस के अंदर भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब आप रिंग को ऐसे रखेंगे तो उस रिंग के 2 हिस्से कर देंगे, एक कार्बन बाहर आ जाएगा, एक कार्बन पीछे चला जाएगा, और यहाँ उपस्थित ग्रुप हाफ हो जाएंगे, यहाँ के भी और यहाँ के भी। ठीक है। इसलिए ट्रांस के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, POS होता है, और सिस के अंदर तो 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, एक ये वाला और एक जब आपने रिंग को ऐसे रखा है तो ये वाला। सही है कि नहीं है? ट्रांस के अंदर एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जब आपने रिंग को ऐसे रखा है तो ये वाला जो प्लेन है यही उसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब अगर दोनों के अंदर POS है, इसके अंदर भी POS है, इसके अंदर भी POS है, तो दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इनमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो POS तो समझ गए होंगे आप दोनों में। ठीक है। देखो ये रिंग है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। ठीक। ये क्या है? रिंग है। ठीक। अब ये रिंग ऐसे रखी हुई है, तो ये वाली सिचुएशन है, तो मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, इक्वल हाफ हो गए। ये रिंग ऐसे रखी हुई है तो मैंने इसको ऐसे कट कर दिया कि नहीं कर? तब भी इक्वल हाफ होंगे। अब यहाँ जो भी ग्रुप आएंगे ऐसे ही तो कट करोगे, तो यहाँ जो भी ग्रुप आएंगे उनके इक्वल हाफ होंगे, यहाँ जो भी ग्रुप आएंगे उनके भी इक्वल हाफ होंगे। अब ये सिस हो या ट्रांस उससे फर्क नहीं पड़ना, इस प्लेन पर आने वाले सभी ग्रुप 2 बराबर के हिस्सों में बट जाएंगे। ठीक है। इसलिए इस प्लेन से आप सिस को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं और ट्रांस को भी, क्योंकि सिस है तो दोनों CH3 सेम साइड होंगे, आधे आधे हो जाएंगे। ट्रांस भी है
तो एक CH3 ऊपर होगा और एक CH3 कहाँ होगा, नीचे, लेकिन आधे तो दोनों ही हो जाएंगे ना। ये प्लेन ऊपर से नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऐसे कट करेगा, तो इस CH3 के 2 हिस्से कर देगा, यहाँ जो CH3 उसके भी 2 हिस्से कर देगा। समझ गए? तो सिस हो या ट्रांस, ये वाला प्लेन तो सब में मिलेगा, ठीक। लेकिन सिस में एक और प्लेन आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, वो ये वाला मिल गया है, ठीक है। चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ये भी इनएक्टिव होगा, ये भी इनएक्टिव होगा, ठीक। जवाब तो हमें मिल गया है, लेकिन हम एक बार यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री और चेक कर लेते हैं। देखो, मैं उस रिंग को ऐसे ही बना रहा हूँ, सिस वाली रिंग को, ध्यान दें, ये रिंग जो है बोर्ड के प्लेन के कहाँ है, परपेंडिकुलर है। तो अज्यूम कर पा रहे होंगे कि ये कार्बन तो बोर्ड के प्लेन में ही आएंगे, लेकिन यहाँ जो कार्बन आएंगे, यहाँ पर ये वाला कार्बन, ये बोर्ड के प्लेन से बाहर, और ये वाला कार्बन बोर्ड के प्लेन के पीछे होगा, ठीक। अब देखो, यहाँ क्या जुड़ा होगा, CH3H, यहाँ क्या होगा, CH3 और H, ये सिस हो गया। ट्रांस बनाता हूँ, देखें जरा, ये CH3 ऊपर और ये CH3 नीचे, सही है। मुझे देखना है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या देखना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखो, मान लो मैं एक सेंटर ये मान लेता हूँ, ठीक। यहाँ से मैं इस तरफ जाता हूँ, मुझे क्या मिलता है, CH3। तो यहाँ से अपोजिट जाने पर भी CH3 मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिल रहा है, H। क्या ये पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं यहाँ से चलता हूँ इस तरफ, मुझे क्या मिल रहा है, CH3। अगर मैं यहाँ से अपोजिट आता हूँ ऐसे, तो मुझे क्या मिल रहा है, H। क्या ये पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, नहीं। यानी सिस के अंदर COS आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ट्रांस की अगर बात करें तो ये पॉइंट है, यहाँ से मैं इधर चलता हूँ, मुझे CH3 दिखाई देता है। अपोजिट आता हूँ इस तरह से, तो भी मुझे CH3 दिखाई देता है। यहाँ से मैं इधर जाता हूँ, मुझे H दिखाई देता है। अपोजिट आता हूँ तो भी मुझे H दिखाई देता है। देखो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट से इधर गए कार्बन, अपोजिट गए कार्बन, ऊपर गए कार्बन, नीचे गए कार्बन, इवन इधर गए हाइड्रोजन, फिर अपोजिट आए हाइड्रोजन, इधर गए CH3, फिर अपोजिट आए CH3। इसका मतलब इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जबकि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जरा आप लोग ध्यान दें और ध्यान से बताएं कि सिस के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री था, इसके इक्वल हाफ कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, और रिंग को ऐसे रखकर भी काट सकते थे। COS नहीं है। ट्रांस के अंदर POS था, कैसे था, जब इस रिंग को ऐसे रखोगे और ऐसे कट करोगे तो रिंग के भी 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे, और यहाँ लगे हुए ग्रुप जो भी हैं, चाहे वो सिस पोजीशन में चाहे ट्रांस में, उनके भी इक्वल हाफ हो जाएंगे। तो POS तो है, लेकिन COS की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे COS सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है। अब यहाँ तो दोनों ही हैं, ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक। यहाँ पर COS तो नहीं है, लेकिन POS है। कोई भी एक होता है तो भी वो ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल था इस चीज़ को समझने के लिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आपको उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना होगा, मॉलिक्यूल को कैसे भी करके 3D में एज्यूम कर पाते हैं, तो ये आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। ये साइक्लोब्यूटेन है, 4 मेंबर रिंग है कि नहीं है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे लगा सकते हो आप लोग। अगर ये ऐसे रखी हुई है रिंग, तो आप इसको ऐसे कट कर देना, सही है, तो भी इसके 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। अगर ये रिंग ऐसे रखी हुई है तो आप उसको ऐसे कट कर देना, तो भी उसके 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। अब देखो, सिस हो या ट्रांस, यहाँ जो भी ग्रुप लगे होंगे उनके भी इक्वल हाफ होंगे, यहाँ जो भी लगे होंगे उनके भी इक्वल हाफ होंगे, क्योंकि आप ऐसे कट कर रहे हो। तो चाहे वो सिस मैनर में लगे हों, चाहे वो ट्रांस मैनर में लगे हों, इक्वल हाफ इस प्लेन से हो ही जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों ही कंपाउंड में दिखाई देगा। अभी हम लोग बात करते हैं कायरल मॉलिक्यूल, या फिर इसे कई बार कायरलिटी भी बोल देते हैं। हिंदी में भी इसे कायरल अणु भी ही कहेंगे, कायरल
अणु। तो अब आपको समझना है कि कायरल अणु क्या होता है। ठीक, देखो कायरल मॉलिक्यूल्स वो होता है जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता, यानी वो अपनी दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो पाता है। कायरल मॉलिक्यूल्स वो होता है जिसको आप किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए दो खास बातें याद रखेंगे आप लोग। पहला कि ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होता, नॉट सुपर इम्पोजिबल, यानी ये अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता। और दूसरी बात इसके लिए ये है कि नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, ये दो इक्वल हाफ में भी नहीं बंटता। अब जरा ध्यान दें आप लोग, सुपर इम्पोजिबिलिटी से मतलब क्या है, देखो जरा। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक लेटर ए है, ठीक, इसको आप मिरर में देखो, ये कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जब इसको आप मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब मैं आपसे कहता हूँ इसको उठाओ और उठाकर इसके ऊपर रख दो। जब आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा, यानी ये मॉलिक्यूल्स अपनी इमेज पर पूरी तरह से अध्यारोपित हो जाएगा। जब आप इसको इसके ऊपर रख देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही मॉलिक्यूल है। कैसे, मान लो ये मिरर इमेज है, इसके ऊपर दूसरा ए लाकर रखोगे तो आपको वो दोनों मिलकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह ही तो रखेंगे। बोलो बात सही है कि नहीं है। यानी मैं फिर से कह रहा हूँ, ये ए है, इसके ऊपर दूसरा ए लाकर रखोगे तो दोनों मिलकर भी तो आप एक ए ही दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो सुपर इम्पोजिबिलिटी से मतलब यही है कि जब किसी मॉलिक्यूल को आप उसकी इमेज के ऊपर रखते हैं तो वो ऐसे दिखने चाहिए कि जैसे वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, यानी इसने इसको पूरी तरह से ढक लिया है, अध्यारोपित कर लिया है, और अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है। यही मतलब होता है सुपर इम्पोजिबिलिटी का। ठीक, अब जो कायरल मॉलिक्यूल होगा ना वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। उसको जब अपनी मिरर इमेज के ऊपर आप रखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऑब्जेक्ट ने इमेज को पूरी तरह से कवर कर लिया है या पूरी तरह से ढक लिया है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लो एक लेटर है पी, इसको आप मिरर में देखो, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक, अब आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखो, जब आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो क्या ये पूरी तरह से इसको कवर कर लेगा, क्या ये पूरी तरह से इसको सुपर इम्पोज कर लेगा, नहीं कर पाएगा। देखो जरा उठाकर रखो, नहीं करेगा। तो मैं कहूँगा कि ये अपनी इमेज पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, जबकि ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाता है। देखो सुपर इम्पोजिबिलिटी से जैसे हम लोग हाथ की बात करते हैं, ठीक है, कि मान लो ये हाथ है, ठीक है, और ये हाथ है, ठीक, ये हाथ इस हाथ को क्या सुपर इम्पोज कर लेगा, देखो जरा कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, अपोजिट है, कंप्लीटली कहाँ सुपर इम्पोज कर रहा है। तो ये हाथ की बात कर रहा हूँ, इस हाथ पर इस हाथ को जब रखूँ तो ये इसको कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं कर पाता। कर पाता है क्या, नहीं कर पाता है। ठीक, अच्छा अगर इस हाथ के ऊपर इस हाथ को ऐसे रखूँ तो सुपर इम्पोज हो गया क्या, अभी भी नहीं हुआ। अब आप कहोगे भाई ढक तो लिया। सुपर इम्पोजिबिलिटी का मतलब कवर करना नहीं होता है, ये एक 3D फिनोमिनान है। सुपर इम्पोजिबिलिटी का मतलब ये है कि जब एक मॉलिक्यूल के ऊपर आपने दूसरा मॉलिक्यूल रखा है तो वो दोनों मिलकर ऐसे दिखने चाहिए जैसे कि वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है। यानी एक हाथ के ऊपर आप जब दूसरा हाथ रखते हैं तो दोनों मिलकर ऐसे दिखने चाहिए कि जैसे कि वो एक सिंगल हैंड है। अब सिंगल हैंड सामने से ऐसा होता है, पीछे से ऐसा होता है कि नहीं होता, सही है। अब जब मैं दोनों को ऐसे रख देता हूँ तो क्या ये सिंगल हैंड की तरह दिख रहा है, देखो जरा, सिंगल हैंड ऐसा होता है, सामने से ऐसा और पीछे से ऐसा। तो एक साइड ऐसी दिखनी चाहिए और एक साइड ऐसी दिखनी चाहिए। ठीक, जब मैं इसके ऊपर इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे तो दोनों साइड एक जैसी दिखती है, सिंगल हैंड जैसा नहीं दिखता, सिंगल हैंड ऐसे दिखेगा, सही है। और अब ये कैसा दिख रहा है, समझ गए। तो सुपर इम्पोजिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कवर कर ले, कवर कर लेने मात्र से सुपर इम्पोजिबिलिटी नहीं होती। सुपर इम्पोजिबिलिटी का मतलब है कि जब एक मॉलिक्यूल के ऊपर आप दूसरे मॉलिक्यूल को रखते हैं तो दोनों मिलकर ऐसे दिखें जैसे कि वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये हाथ और ये हाथ,
इस हाथ को मैं इस हाथ पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करता हूँ ऐसे, तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं किया। अब मैं इस हाथ के ऊपर इस हाथ को ऐसे सुपर इम्पोज करता हूँ, तो क्या अब भी ये सुपर इम्पोजिबल है? देखो अब इसने कवर तो कर रखा है, लेकिन दोनों हाथ मिलकर के ऐसे नहीं लग रहे हैं कि ये एक सिंगल हैंड है। समझ रहे हो ना? क्योंकि सिंगल हैंड ऐसा होता है, एक साइड ऐसी होती है और एक साइड ऐसी। ठीक, और जब दोनों को इस तरह से रख दोगे तो क्या ये सिंगल हैंड जैसी लगेंगी? दोनों साइड नहीं लगेंगी। इसका मतलब ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं है। सुपर इम्पोज ए को ए के ऊपर रखो, सिंगल मॉलिक्यूल की तरह लग रहा है, सुपर इम्पोजिबिलिटी है। पी को क्यू पर रखोगे तो वैसे ही दिख जाएगा, जब पी को उठाकर क्यू पर रखोगे तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो कायरल मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जो नॉट सुपर इम्पोजिबल हो, यानी अपनी मिरर इमेज पर वो अध्यारोपित नहीं होता हो, साथ के साथ उसके दो इक्वल हाफ भी नहीं होते हों। तो जरा आप ए को गौर से देखो, और जब ए को आप देखेंगे तो क्या मैं ए के दो इक्वल हाफ कर सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, यानी इसके दो हाफ भी बन जाते हैं, ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज भी हो जाता है। अब देखो, जिसके दो इक्वल हाफ ना बने और जो सुपर इम्पोज ना हो वो कायरल होता है। जिसके हाफ बन जाए, जो सुपर इम्पोज हो जाए, वो कायरल नहीं होता। तो ये कायरल नहीं है, क्योंकि ये सुपर इम्पोजिबल भी है और इसके इक्वल हाफ भी बन रहे हैं। ठीक, जबकि इसको देखूं तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। बोला है क्या? ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो कायरल होने के लिए जरूरी क्या है कि वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होना चाहिए और उसके इक्वल हाफ भी नहीं होने चाहिए। खास बात यह है कि जब कोई मॉलिक्यूल्स अपनी इमेज पर अध्यारोपित नहीं होगा तो उसके इक्वल हाफ भी नहीं बनेंगे। ठीक, यानी अगर पहली कंडीशन पूरी है, वो अध्यारोपित नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरी कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाएगी, उसके दो इक्वल हाफ भी नहीं बनेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब इन जनरली ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं कि इक्वल हाफ अगर नहीं बनते हैं, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो कायरल मॉलिक्यूल के अंदर नॉर्मली प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये तो हम डिस्कशन में ले चुके हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल या कायरलिटी से हमारा मतलब क्या होता है? वह अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो, उसके दो बराबर के हिस्से ना होते हों, वो कायरल अणु कहलाता है। जो अणु कायरल होगा वो डेफिनेटली अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होगा, यानी वो और उसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग होंगी। जैसे मैंने कहा ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे एक ए है। ठीक, इसलिए ये कायरल नहीं है, यानी ये खुद और इसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। ठीक, लेकिन ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, यानी ये कायरल हो सकता है। यानी ये खुद और इसकी मिरर इमेज एक ही नहीं है, अलग अलग है। पी की मिरर इमेज क्या है? क्यू। पी और क्यू तो अलग अलग होते हैं ना, यानी ये खुद अलग है और इसकी मिरर इमेज भी अलग है। ए की मिरर इमेज क्या है? ए। इसका मतलब ये और मिरर इमेज दोनों क्या है? सेम है। जबकि ये और मिरर इमेज क्या है? अलग अलग है। बोला है कि नहीं है? तो जो मॉलिक्यूल्स अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, वो कायरल होंगे। और कायरल मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो खुद और उसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती। क्लियर है सबके दिमाग में? कायरलिटी का कंसेप्ट क्लियर है कि कायरल का मतलब क्या है कि अणु अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होगा, उसके दो इक्वल हाफ नहीं होंगे। जो मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होगा, इसका मतलब वो और उसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग होंगी। जैसे P अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता, यानी P और उसकी मिरर इमेज जो Q जैसी है, दोनों अलग अलग है, ये कायरल हो सकता है। जबकि A अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाता है, यानी A और उसकी मिरर इमेज दोनों एक ही है, ये कायरल नहीं है। ध्यान रखोगे। और सुपर इम्पोजिबिलिटी का मतलब कवर करना नहीं होता। सुपर इम्पोजिबिलिटी यानी अध्यारोपित होने का मतलब है कि जब एक मॉलिक्यूल पर दूसरे मॉलिक्यूल को अध्यारोपित कर दिया जाए तो वो ऐसे दिखने चाहिए जैसे कि वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक है, कई बार आप लोग हाथ से कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं हाथ को ऐसे रख के ऐसे रखता हूं तो आप कहते हैं कि ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इसको ऐसे रख के ऐसे रखता हूं तो आप कहते हैं ये सुपर इम्पोज हो गया, बट अभी भी ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ है, क्योंकि सुपर इम्पोज होने के बाद दोनों हाथ मिलकर ऐसे लगनी चाहिए जैसे कि वो एक सिंगल हैंड है। ठीक है, जैसे ए के ऊपर ए रखने के बाद ये बना,
तो ये तो हमें ऐसा ही लग रहा है ना जैसे ये केवल क्या है, ए है और वो भी सिंगल है, समझ गए ना। तो सुपर इम्पोजिबिलिटी को जरा ध्यान में रखना और कायरल को भी ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखो इसी से रिलेटेड एक टर्म होती है कायरल कार्बन। क्या होती है? कायरल कार्बन, ठीक। कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं, ठीक। जैसे मैं आपसे कहूं ये कार्बन है, इससे ए जुड़ा है, इधर बी जुड़ा है, इधर मान लो ये बेज बॉन्ड है, डी जुड़ा है और इधर मान लो ई जुड़ा है, ठीक। तो इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हैं? अलग अलग हैं, ठीक। जिस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हों वही कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायरल कार्बन। अब देखो एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है आपको कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, उनके दो इक्वल हाफ नहीं होते, यानी वो खुद और उनका दर्पण प्रतिबिंब दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए कायरल मॉलिक्यूल जो होता है ना वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मस्ट और नेसेसरी कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स कायरल होना चाहिए, यानी उसके अंदर पीओएस और सीओएस नहीं होने चाहिए, उसके दो इक्वल हाफ नहीं होने चाहिए और वो अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे सामने एक मॉलिक्यूल है, ठीक, इसके अंदर पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, ठीक, यानी इसके दो इक्वल हाफ नहीं होते हैं और ये अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित भी नहीं होता, यानी ये खुद और इसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग हैं, तो फिर आप कहेंगे ये ऑप्टिकल एक्टिव है। इसकी दो फॉर्म होंगी। दो फॉर्म कौन कौन सी होंगी? एक तो ये खुद और एक इसकी मिरर इमेज, क्योंकि ये खुद और मिरर इमेज दोनों क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? तो वो कायरल मॉलिक्यूल्स होगा, उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, ठीक। इन जनरली ये देखा जाता है कि जब किसी कंपाउंड में ऐसा एक कार्बन उपस्थित हो जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ऐसा कार्बन हो जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप हो, यानी कायरल कार्बन हो उसके अंदर एक, है ना। सिंगल कायरल कार्बन होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ध्यान रहे, कायरल कार्बन का होना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मस्ट कंडीशन नहीं है। मस्ट कंडीशन है कि मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, भले ही उसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है। बट इन जनरली ये देखा जाता है कि किसी मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब आपको तो पता ही है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब जो कार्बन होता है उससे 4 ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए होते हैं तो फिर उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। तो इसके अंदर पीओएस होता है क्या? नहीं होता, ठीक। और आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता, ठीक। जब पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? पीओएस नहीं है तो उसके दो इक्वल हाफ नहीं हो सकते, और जिसके दो इक्वल हाफ नहीं हो सकते वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज भी नहीं हो सकता, यानी इक्वल हाफ होते नहीं है, अध्यारोपित होता नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल्स कैसा है? कायरल मॉलिक्यूल्स है। इन जनरली अगर किसी भी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन होता है तो वो मॉलिक्यूल्स कायरल हो जाता है। कैसा हो जाता है? कायरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पीओएस सीओएस नहीं होती, उसके दो इक्वल हाफ नहीं बनते और वो अपनी मिरर इमेज पर भी सुपर इम्पोज नहीं हो पाता। तो नॉर्मल वे में तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है तो वो कायरल कार्बन मॉलिक्यूल्स को कायरल बना देता है, यानी मॉलिक्यूल्स को ऐसा बना देता है कि उसके दो बराबर के हिस्से नहीं हो पाते और वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज भी नहीं हो पाता। तो फिर उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि वो खुद और उसकी मिरर इमेज दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। लेकिन ये बात तब तक बिल्कुल सही है जब उसके अंदर केवल एक ही कार्बन होता है। कभी कभी मॉलिक्यूल्स के अंदर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, ठीक। अगर एक ही कायरल कार्बन है तो ये बात सही है, लेकिन कभी कभी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो जाते हैं, उस केस में मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। तब हमें उस पूरे मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा कि वो मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, यानी उस पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसके अंदर 2 कायरल कार्बन है कि उसके 2 इक्वल हाफ बनते हैं या नहीं बनते, वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज होता है या नहीं होता। तो हमेशा आप लोग एक बात याद रखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल एक ही कायरल कार्बन है तो वो फिर ऑप्टिकली एक्टिव
होगा, उसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो फिर हमें उस मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ऑप्टिकल एक्टिव होने की मस्ट कंडीशन क्या है, तो ऑप्टिकल एक्टिव होने की मस्ट कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स कायरल होना चाहिए, पूरा मॉलिक्यूल्स, उसकी दूरी इक्वल हाफ नहीं होनी चाहिए और वो अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। इन जनरली ऐसा कब देखने को मिलता है, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल कार्बन होता है तो उसके अंदर POS और COS नहीं होती, उसके दो बराबर के हिस्से नहीं होते, वो अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होता और वो मॉलिक्यूल्स पूरा का पूरा कायरल हो जाता है और उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती है। ठीक, लेकिन एक से ज़्यादा अगर कायरल कार्बन हो जाए तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल में POS या COS है या नहीं है। ध्यान रखोगे तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक, मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, आपको सोचकर बताना है कि उनके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है। ठीक है, कायरल कार्बन के लिए क्या देखना है, कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप देखने हैं। अगर वो चारों डिफरेंट हैं तो मॉलिक्यूल्स में कायरल कार्बन होता है। ठीक, जैसे मैं और एग्जांपल लिखूं, देखो जरा सोचते जाओ कि इनमें कायरल कार्बन है या नहीं है, और लिख देते हैं ठीक है। देखो प्रत्येक कार्बन को बारीकी से देखना, इस कार्बन पर क्या जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, या तो 3 एक जैसे ग्रुप हैं हाइड्रोजन। इस कार्बन पर क्या जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 ग्रुप सेम हो गए। इस कार्बन पर क्या जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन, तीनों ग्रुप सेम हो गए। क्या यहाँ कोई भी एक कार्बन ऐसा है जिस पर चारों ग्रुप अलग अलग हों? इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तीनों सेम है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों सेम है। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तीनों सेम है। इसका मतलब कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिस पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो, यानी यहाँ कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। क्लियर? यहाँ देखो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3, सेम है, ये कायरल नहीं हो सकता। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3, तीनों हाइड्रोजन सेम है, यानी 3 ग्रुप कैसे हैं, एक जैसे हैं, ये भी कायरल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3, तीनों सेम है, यानी 3 ग्रुप एक जैसे हैं, ये भी कायरल नहीं हो सकता। इस कार्बन पर देखें तो कितने हाइड्रोजन है, 2, दोनों सेम होंगे, ये भी कायरल नहीं हो सकता। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पर एक जुड़ा है CH3, एक जुड़ा है H, ये H इसी कार्बन पे है, और एक जुड़ा है CH2 CH3। तो देखो ये और ये डिफरेंट है, H भी डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन से एक CH3 इधर भी जुड़ा है, तो इस कार्बन से 2 क्या जुड़े हैं, CH3, यानी 2 ग्रुप कैसे हैं, एक जैसे। कायरल होने के लिए चारों ही ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो इस कार्बन से 2 CH3 एक जैसे जुड़े हैं, इसका मतलब ये भी कायरल नहीं होगा। ठीक, अब इसे देखो, इस कार्बन को देखो आप, इस कार्बन से एक क्या जुड़ा है, Cl, इस कार्बन से एक क्या जुड़ा है, CH3, इस कार्बन से एक क्या जुड़ा है, CH2 Br, ये तीनों ग्रुप अलग हैं। इस ग्रुप को देखो, एक क्या जुड़ा है, H, तो इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप देखो, Cl, H, CH2 Br और CH3, चारों क्या है, अलग अलग, और जब चारों अलग होते हैं तो कार्बन कैसा होता है, कायरल होता है, यानी ये कायरल कार्बन है। ठीक है, यहाँ देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से CH3 जुड़ा है, इससे CH2 CH3 जुड़ा है, और एक ग्रुप ये भी जुड़ा है CH2 CH3। इस कार्बन से जुड़े हुए ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, एक जैसे हैं। कायरल होने के लिए चारों को अलग होना चाहिए, यहाँ 2 ग्रुप सेम है, इसका मतलब ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ देखो इस वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन से एक क्या जुड़ा है, CH3, इस कार्बन से एक क्या जुड़ा है, OH, इस कार्बन से एक क्या जुड़ा है, CH3 CH2, तीनों अलग हैं, और एक क्या जुड़ा है, H। बताओ चारों ग्रुप सेम है या अलग अलग है, H अलग, CH3 अलग, OH अलग, CH2 CH3 अलग, चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन है।
और जिस मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल कार्बन हो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसके अंदर प्रकाशिक सक्रियता होगी। यहाँ देखो, इसको ध्यान से देखो, इस कार्बन से एक Cl जुड़ा है, एक H जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है और एक CH2OH जुड़ा है। क्या चारों ग्रुप एक जैसे हैं? Cl अलग है, H अलग है, CH3 अलग है, CH2OH अलग है, इसका मतलब चारों ग्रुप अलग अलग है। ये कार्बन भी कैसा है? कायरल है। और जिसमें केवल एक कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता। ठीक, इसके एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल क्या होता है? 4 कार्बन होते हैं इस तरह से, और नंबर 2 कार्बन पर एक OH जुड़ा होता है। ठीक, अब देखो इस वाले कार्बन को देखना, इस कार्बन से क्या जुड़ा है? CH3 जुड़ा है, इस कार्बन से क्या जुड़ा है? OH, इस कार्बन से इधर क्या जुड़ा है? CH2 CH3, और इस कार्बन से ये क्या जुड़ा है? H। चारों ग्रुप अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। जिस कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग हो वो कायरल होता है, और कायरल कार्बन को हम स्टार मार्क कर देते हैं कि ये कार्बन कायरल है। जिसके अंदर केवल सिंगल कायरल होता है उसमें आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल कायरल कार्बन होने पर मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों होगा ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होगा, उसके 2 इक्वल हाफ आप नहीं कर पाएंगे। तो जरा आप इस कायरल कार्बन को देख लें। देख लिया? इस कायरल कार्बन को मैं टेट्राहाइड्रली बना रहा हूँ। इस कायरल कार्बन से क्या जुड़ा है? H, CH2 CH3, तो एक तो मैंने जोड़ दिया H और एक जोड़ दिया CH2 CH3। फिर क्या जुड़ा है? OH। OH को मैंने वेज बॉन्ड पर लिख दिया कि ये हो गया OH, और एक जुड़ा है CH3। CH3 को मैंने डैश बॉन्ड पर लिख दिया कि ये है आपका CH3। सही है? अब बताओ, जरा सोच के बताओ, इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप कैसे हैं? अलग अलग। जब किसी कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो क्या उसमें POS होता है? नहीं होता। ठीक, और टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री में COS तो कभी भी नहीं होता। जब POS और COS नहीं है तो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब खास बात यह है कि जब किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन होता है तो वो पूरा मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कायरल हो जाता है। ठीक, इसलिए वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता और उसके 2 बराबर के हिस्से भी नहीं बन पाते। इसके सामने मिरर लगाओ, ये लगा दिया मिरर। जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये कैसा दिखेगा? मिरर करता क्या है? दाएं हिस्से को बाएं कर देता है। H इधर, ये इधर है, तो मिरर में ये इधर दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बाकी ये इधर है तो मिरर में ये ऐसे दिखेंगे, इधर OH और इधर CH3। ठीक, अब आप देखो, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये ऐसा ही तो दिखेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा? अब इसको उठाकर आप इसके ऊपर रखो, जैसे आपने A को उठाकर उसकी मिरर इमेज के ऊपर रखा था तो आपको A के ऊपर A ही रखना पड़ा। सही है कि नहीं है? यानी इसने अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर लिया और दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे कि एक सिंगल A है। बोला है कि नहीं है? इसको भी उठा करके यहाँ रखो, उठाओ जरा, और उठा करके यहाँ रखो। क्या ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा क्या? आप खुद ही देखो। देखो मैं यहाँ हाइपोथेटिकली इसको सुपर इम्पोज करवाने की कोशिश करूँ तो मैं आपसे कहूँ कि मिरर इमेज कैसी है? मिरर इमेज ऐसी है। ऐसी है कि नहीं है? ठीक, इस इमेज के ऊपर मैं इसको रखना चाह रहा हूँ, तो जब मैं इसको रखूंगा तो इसके ऊपर तो H आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन इस तरफ कौन निकलेगा? इस तरफ निकलेगा CH2 CH3। क्या इसने इसको सुपर इम्पोज कर लिया है? नहीं किया। ठीक, अब जरा ध्यान देना, इसको रख रहा हूँ, इधर क्या निकलेगा वेज बॉन्ड पर? इधर आएगा OH, और इधर क्या जाएगा? इधर जाएगा CH3। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, तो ये पूरा मुझे ऐसा दिखेगा ढकने के बाद। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या ये सुपर इम्पोज हुए हैं क्या? सुपर इम्पोजिबिलिटी का मतलब है कि इसको इसके ऊपर रखता तो ऐसा दिखता, एक जैसा ही। जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा है तो ये तो ऐसा दिख रहा है। क्या ये सुपर इम्पोज हुआ है? नहीं हुआ ना। यानी अगर मैं इसको उठाकर यहाँ रखूँ ऐसे के ऐसे ही तो H से तो H ढक लेगा, लेकिन ये CH2 CH3 कहाँ आएगा? इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये OH कहाँ आएगा? इधर आएगा।
ये CH3 कहाँ आएगा, इधर आएगा, जबकि इसका CH3 इधर है, जबकि इसका इधर है, यानी इसको उठाकर यहाँ रखता हूँ तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा, किसी भी एंगल से नहीं करेगा। और अगर किसी भी एंगल से कर गया तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो याद रखना, जब सिंगल कायरल कार्बन हो तो मॉलिक्यूल्स अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं हो पाता और वो ऑप्टिकली क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ध्यान रखोगे इस बात को, कंफर्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली छोटे लेवल पर आप इतना ध्यान रख लें कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कायरल कार्बन हो, क्या हो, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है क्योंकि वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता। एग्जैक्ट कारण चाहिए तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन होता है, चार ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर ना तो POS होता है ना ही COS होता है, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक। इसलिए उसके ना तो दो इक्वल हाफ बनेंगे और ना ही वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज होगा, यानी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। यानी ये मॉलिक्यूल और इसकी मिरर इमेज दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक। अगर मिरर इमेज मान लो PPL के प्लेन को ऐसे रोटेट करती हो तो जब आप इसको मिरर में देखोगे इसको, तो ये ऐसे रोटेशन है, मिरर में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। यानी अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो मिरर इमेज का रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और यही तो अंतर होता है दोनों में कि अगर ऑब्जेक्ट खुद क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो इमेज एंटी क्लॉकवाइज करेगी, यानी ये दोनों एक जैसे नहीं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, समझ गए। ये और इसकी मिरर इमेज दोनों एक ही नहीं है, ये और ये एक ही होते तो फिर ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं, अलग अलग हैं इसलिए सुपर इम्पोज नहीं हो पाए हैं। तो याद रखेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कायरल कार्बन उपस्थित होता है एक, वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि ऐसे में उस मॉलिक्यूल के अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ना सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा, वो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। या कहें और भी अगर सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं है तो वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कायरल मॉलिक्यूल ही होते हैं जिनके दो बराबर के हिस्से नहीं होते, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, यानी वो खुद और उनका दर्पण प्रतिबिंब दोनों अलग अलग होते हैं। खुद अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे होते हैं तो इमेज जो बनती है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी। और आप तो जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर की दो फॉर्म होती हैं, एक वो जो क्लॉकवाइज रोटेशन करे जिसको D बोलते हैं, और एक वो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे उसको स्मॉल l बोलते हैं।